नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गंगा सिंह राजपुरोहित के द्वारा लिखे गए निबंध पर हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और इसका अध्ययन करते हुए हम देखेंगे किस तरह से किसी टॉपिक पर निबंध लिखा जाता है और उस विषय पर हमें निबंध लिखते हुए हमें किस तरह का इंटरलिंकिंग करना चाहिए, किस तरह का अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। साथ ही हमें इस बात को भी इस बात पर भी हम ध्यान देंगे कि किस तरह से डेटा फैक्ट्स और अन्य प्रकार की हम जो भी GS 1 2 3 4 में पढ़ते हैं उसका किस तरह से उपयोग किया गया है हमारे निबंधों में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भारत में गांव और शहर को लेकर द्वंद्व की स्थिति है। तो इस द्वंद्व की स्थिति किस तरह से है उस पर हम देखेंगे किस तरह से निबंध लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम निबंध को पढ़ना और देखते हैं किस तरह का अप्रोच ली गई है इस निबंध को लिखते समय। तो शुरुआत एक उदाहरण से की गई दोस्तों कि सुना है खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में। सुना है कि उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी बच्चों को गांव लाता है। मतलब आंगन दिखाने बच्चों को गांव लाता है, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि जो आंगन की खूबसूरती है वह गांवों में ही देखने को मिलती है, भले ही हम शीश महल क्यों न बना लें शहरों में। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। उपरोक्त दो पंक्तियों में विकसित शहर और समृद्ध गांव की परिकल्पना को महसूस किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष शहर शब्द का उच्चारण किया जाता है तो स्वयमेव उसके मस्तिष्क में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, लंबी चौड़ी सड़कें और उन पर फर्राटा भरते हुए वाहन सहज ही मूर्त रूप ले लेते हैं। सो दोस्तों बताया गया है कि हमारा जो शहर है उसका आकार क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका रूप क्या है। इसके अंदर बताया गया है कि शहर जब हम बोलते हैं शहर तो हमारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं शहर को लेकर। तो ऊंची ऊंची इमारतें की बात की जा रही है, लंबी चौड़ी सड़कों की बात की जा रही है और फर्राटा भरते हुए वाहनों की बात की जा रही है। तो यही सब हमारे दिमाग में दौड़ते हैं जब हम शहर शब्द का उच्चारण करते हैं। वहीं जब गांव शब्द का उच्चारण किया जाता है तो सबसे पहले हमें किसान, फिर पशु पक्षी, प्राकृतिक वातावरण, खेत खलियान आदि का दृश्य उपस्थित होते हैं, समुपस्थित होते हैं, मतलब हमारे समीप उपस्थित होते हैं। सो दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ में बता दिया गया है कि जब हम गांव बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, जब हम शहर बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। शहर एवं गांव इन दोनों को समझने के दो पृथक दृष्टिकोण हो सकते हैं। यदि प्रथम दृष्टिकोण से देखें तो ये एक सिक्के के दो पहलू जैसे नज़र आते हैं, किंतु द्वितीय दृष्टिकोण में हमें परस्पर विरोधाभास देखने को मिलता है। सो दोस्तों इस पैराग्राफ के अंत में इस बात को भी प्रस्फुटित कर दिया गया है कि किस तरह से यदि हम एक दृष्टिकोण से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गांव और शहर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन वही हम और ज़्यादा आलोचनात्मक दृष्टि से ज़्यादा गहराई में जाकर देखते हैं तो हमें यह थोड़ा सा परस्पर विरोधाभासी भी दिखाई देता है। आरंभ हम प्रथम दृष्टिकोण से करते हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इससे हम आरंभ करते हैं। क्योंकि यदि भोजन करते समय प्रथम ग्रास स्वादिष्ट होता है तभी भोजन करने का आनंद आता है। प्राचीन भारत में वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, पाटलिपुत्र, महेशमती सदृश विशाल नगर विद्यमान थे। सो दोस्तों हमने देखा कि इस लाइन में किस तरह से हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें एंशियंट हिस्ट्री का किस तरह से उपयोग किया गया है। तो हमें यही सब सीखना है कि जब हम निबंध लिखेंगे तो हमें हमारा GS 1 2 3 4 में जितना भी पढ़ते हैं उनका उपयोग कैसे करना है, और ये उपयोग करना ही हमारे इन लेक्चर्स का उद्देश्य भी है। जितने भी लेक्चर्स इस चैनल पर दोस्तों डाले जा रहे हैं निबंध वाले, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जब हम GS 1 2 3 4 पढ़ते हैं तो उनका सही उपयोग कैसे करना है हमें हमारे निबंध में, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम, सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ मार्क्स ला सके हमारे निबंध के पेपर में। तो प्राचीन भारत में हमने देखा कि
वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, पाटलिपुत्र, इन सब में हम क्या देखते हैं कि विशाल नगर विद्यमान थे। वे आवास, रोजगार, अन्न, वस्त्र आदि के संबंध में भी समृद्ध थे और सतत विकास के दृष्टिकोण से विकसित भी थे। तो दोस्तों, किस तरह से हमने एंशियंट हिस्ट्री का उपयोग करते हुए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसका कैसे उपयोग कर लिया है, इस लाइन से हमने सीख लिया। इस संदर्भ में मगध साम्राज्य को कौन भूल सकता है। उस समय ग्रामीणांचल भी समृद्ध था, जिसको एक लोकोक्ति के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। एक व्यक्ति जब शहर में रोजगार हेतु प्रवास करता है तो जीविकोपार्जन की सफलता के संबंध में, मतलब जब जाता है कहाँ, शहर की ओर प्रवास करता है, तो किसी अन्य के पूछने पर वह उत्तर देता है, अगर शहर में कुछ नहीं हो सका तो अपने गांव लौट जाएंगे, यहाँ तो जीवन चल ही जाएगा। मतलब दोस्तों, हम आज के समय में देखते हैं कि अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं शहरों की ओर कूच करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश है। लेकिन जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, तब यदि नगरों की ओर लोग कूच भी करते थे तो उनके मुंह से यही निकलता था, यदि शहर में नहीं हो पाया तो हम वापस गांव लौट जाएंगे, क्योंकि गांव में कुछ ना कुछ तो बेहतर हो ही जाएगा, वहाँ जीवन बेहतर चल ही जाएगा। लेकिन आज दोस्तों आज हम इस जो लोकोक्ति है इसका उपयोग हमें या फिर उसकी अभिव्यक्ति आज के समय हमें देखने को नहीं मिलती है। उपरोक्त लोकोक्ति से गांव की मजबूती तो स्पष्ट नज़र आती ही है, साथ ही यह भी दिखता है कि गांव से शहर में प्रवास व्यक्ति की एक व्यक्तिगत रुचि के कारण हो रहा है, न कि मजबूरी के कारण। सो दोस्तों, ये जो प्रवास है प्राचीन समय में वह व्यक्तिगत रुचि के कारण हो रहा है कि नहीं, मुझे शहर में क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। आज जो है मजबूरी के कारण नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण से शहरी और पलायन जो हो रहा है वो एक प्रकार से मजबूरियों के कारण हो रहा है, चाहे वो रोजगार की मजबूरी हो, शिक्षा की मजबूरी हो, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूरी हो। इस प्रकार यदि देखा जाए तो व्यक्ति परस्पर सहयोग व समन्वय के भाव से ओतप्रोत था। तो उस वक्त का जो व्यक्ति क्या था, परस्पर सहयोग समन्वय के भाव से ओतप्रोत था और गांव में ही व्यक्तियों को आजीविका प्राप्त हो जाया करती थी। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त का जो समाज था, दादनी जो पद्धति है, आदान प्रदान, मतलब जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, उसके आधार पर थी। तो लोग अपना गुजारा कर लेते थे बेहतर तरीके से, जिससे शहरी पलायन की समस्या दिखाई नहीं देती थी उस समय। इस प्रकार व्यक्ति विकास के संदर्भ में शहर तथा गांव के एक ही सिक्के के दो पहलू नज़र आते थे। अब बात करेंगे हम दूसरे दृष्टिकोण पर। दूसरे दृष्टिकोण में यदि हम देखें तो हम सबसे पहले ये पाते हैं कि आधुनिकता की अवधारणा का दृष्टिपात होता है। तो दूसरे दृष्टिकोण में हम क्या देखते हैं कि आधुनिकता का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम नज़र डालते हैं। इस वैश्विक आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी एक नूतन विचार के रूप में सामने आई है। तो एक प्रकार हम क्या क्या बात कर रहे हैं, आधुनिकता की बात कर रहे हैं और साथ ही हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी क्या है, एक इनोवेटिव आइडिया है। गांव और शहर के मध्य सभ्य असभ्य के लक्षण का समावेश हुआ है। सो दोस्तों, जैसे जैसे हम प्राचीनता मतलब हम प्राचीन भारत से आधुनिक भारत की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो गांव के लोगों को असभ्य और शहर के लोगों को सभ्य माना जा रहा है। मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हमें दिखाई देता है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिकता का समावेश हुआ और औद्योगिकरण से नित नए आविष्कार दृष्टिगोचर हुए। विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विकास हुआ और सबसे पहले उन सुविधाओं का उपभोग शहरी क्षेत्रों के निवासियों ने किया। चूँकि ग्रामीण इन आविष्कारों के अधिक महंगे होने के कारण या अनुपलब्ध होने के कारण दूर रहे हैं, इसलिए गांव और शहर के मध्य एक सूक्ष्म लकीर गहरी होती चली गई। सो दोस्तों, हम आज भी देखते हैं कि भारत के अंदर हम इंडिया वर्सेस भारत देखते हैं कि मतलब इंडिया वो जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, संपन्नताएं हैं, और भारत की यदि बात करें तो विपन्नताओं से घिरा हुआ है। हम आज डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं कि कुछ लोगों के पास डिजिटल साक्षर है, डिजिटल गैजेट्स हैं, लेकिन वहीं हम बात करते हैं कुछ लोग, अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनके पास डिजिटल सेवाएं नहीं है, और यदि है भी तो वे डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं। ऐसा ही हम एजुकेशन के सेक्टर में देखते हैं, हेल्थ के सेक्टर में देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां हम देखते हैं कि इंडिया वर्सेस भारत का द्वंद्व चलता ही रहता है, और यही द्वंद्व शहर वर्सेस गांव का भी है।
लेकिन विकास की प्रकृति सतत गतिशील है, इसलिए देर सवेर यह विकास गांव तक भी पहुंचा। उदाहरण के लिए इंटरनेट के उपयोग को लिया जा सकता है। भारत पहले मुगलों के अधीन रहा, उसके बाद अंग्रेजों के अधीन। तो जब भी ये रहा तब शोषित ही रहा। इन दोनों कालों में आधुनिक भारत के शहरों का विकास हुआ किंतु गांवों का पतन हुआ। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं मुगल काल की और अंग्रेजों के काल की, तब हम देखते हैं कि शहरों का विकास तो हुआ लेकिन गांवों का पतन हुआ। अब गांवों का पतन कैसे हुआ, उसे हम अंग्रेजों के समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और केस क्रॉप, और हम देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणीकरण हुआ भारत का, जबकि लंदन में क्या हो रहा था, शहरीकरण हो रहा था। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, तब हम देखते हैं कि कृषि का व्यवसायीकरण, भारत का ग्रामीणीकरण और भारत का औद्योगिकरण, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हाँ, भारत किस तरह से उस समय पिछड़ा हुआ था। उस समय भारत के जो गांव थे किस तरह से आर्थिक रूप से विपन्न थे, सामाजिक रूप से भी विपन्न थे, साथ ही शिक्षा का स्तर कितना खराब था। विशेष रूप से अंग्रेजी शासन काल में एक पक्षीय व्यापार नीति, औद्योगिकरण तथा कुटीर एवं छोटे मंझोले उद्योग क्षीण हो गए। परिणाम स्वरूप ग्रामीणांचल के जो निवासी हैं शहरी पलायन हेतु विवश हुए। सो दोस्तों, हम देखते हैं कि क्यों ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, और पलायन जो हो रहा है वो फोर्स्ड हो रहा है, मतलब बलात् प्रवासन कह रहे हैं जिसे हम, और ये व्यवस्था के कारण हो रहा है कि विवश होकर कर रहे हैं लोग शहर की ओर पलायन। किधर? ब्रिटिश काल में। आज यक्ष प्रश्न यह उपस्थित होता है कि शहर और गांव का जो द्वंद्व है क्या है, आखिर इस द्वंद्व का निवारण कैसे किया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में विद्यमान है। वस्तुतः वैश्विक औद्योगिकरण के अत्यंत मनोहर परिणाम सामने आए हैं जिसने मानव जीवन को अत्यंत सुकर बनाया है। सो दोस्तों, इसके अंदर क्या है, जब हम पढ़ते हैं जीएस में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसका कैसे उपयोग किया जा रहा है हम इस पूरे पैराग्राफ में देखेंगे। इसने क्या करा है, मानव जीवन को सुकर मतलब आरामदायक बनाया है। यदि हम जनसंख्या के आंकड़ों पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की 68 लगभग 68% जनसंख्या क्या थी, ग्रामीण थी, तथा 31.16% जो जनसंख्या थी क्या थी, वो शहरी थी। 31% जनसंख्या क्या है हमारी, शहरी थी। 1951 में प्रतिशत कितना हो गया, 17% हो गया। इसलिए यह भी स्पष्ट है कि गांव से शहर की ओर निरंतर पलायन हुआ है, लेकिन वैश्विक औद्योगिकरण के विभिन्न दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में एयर कंडीशनर, हमारे वाहन, तीव्र औद्योगिकरण के कारण विश्व के प्रमुख शहर हीट आइलैंड के रूप में बनते हुए दिख रहे हैं। सो दोस्तों, इसके अंदर हमें बताया गया कि यस, हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के युग में जी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे जो शहर है वो हीट आइलैंड बनते जा रहे हैं, और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण अब शहरी जीवन का एक अंग बन चुका है। तो दोस्तों, बताया गया है कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्रियलाइज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो पर्यावरण है प्रदूषित होता जा रहा है, और प्रदूषित पर्यावरण अब हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। चूँकि शहर में गांव से रोजगार से संबंधित सर्वाधिक पलायन होता है, इसलिए ग्रामीण अंचल के समक्ष एक दुविधा यह भी है कि वे गांव का चयन करें या शहर का। यदि शहर का चयन करते हैं तो निसंदेह जीविका उपार्जन का जरिया तो प्राप्त हो सकता है, किंतु उसके बदले स्वास्थ्य का मूल्य चुकाना पड़ सकता है। सो दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब हम शहर की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें रोजगार तो मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ का जो पर्यावरण है प्रदूषित है, उसके कारण हमें हमारे स्वास्थ्य के साथ समझौता करना पड़ता है, और उसका मूल्य हमें हॉस्पिटल्स में जाकर चुकाना पड़ता है। दोस्तों, जब हम प्रदूषित वातावरण में जीते हैं तो उससे हमारे जो जीवन प्रत्याशा है उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम प्रदूषित
क्षेत्र में जीवन जीते हैं तो दोस्तों हमारी जो जीवन है उसकी उम्र है उसमें 3 से 5 वर्ष का कमी देखने को मिलती है और साथ ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। ग्रामीण जीवन जो भी ग्रामीण जन है उनके ग्रामीण जन के शहरों की ओर पलायन के कई कारक और भी हो सकते हैं, जैसे कि अच्छी शिक्षा है, आमदनी का अधिक होना, शहरी जीवन की ओर आकर्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता। उदाहरण के लिए स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 के अनुसार 18% जनसंख्या क्या थी, साक्षर थी। सो दोस्तों हमने हमारी डेमोग्राफी का जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और इकोनॉमिक पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि भारत पहले क्या था और अब क्या हो गया है। तो 1951 के अनुसार हमारी जो साक्षरता थी मात्र कितनी, 18% ही थी। और उस वक्त जो जीवन प्रत्याशा थी हमारी मात्र 32 वर्ष थी। मतलब उस समय जो इंसान क्या था मात्र 32 वर्ष की आयु तक ही जी पाता था। वहीं 2017 की 15वीं जनगणना की यदि हम बात करें तो 15वीं जनगणना में हमारी जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 74% हो गई। मतलब 18% से हमारी जो साक्षरता है अब 74% हो गई थी। और साथ ही हमारी जो औसत जीवन प्रत्याशा थी वह भी 68 हो गई थी। मतलब हम पहले 32 साल तक हमारी औसत आयु थी, आज हमारी दुगनी से अधिक हो गई। मतलब 68 ईयर हो गई है। स्वतंत्र भारत में शिशु जो मृत्यु दर थी, मतलब 1951 में शिशु मृत्यु दर थी वो 190 थी प्रति हज़ार पर, जो वर्ष 2017 में 39 हो गई है प्रति हज़ार पर। तो दोस्तों जैसे जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को अपनाया है वैसे वैसे हमें जीवन प्रत्याशा हो, हमारी शिक्षा का स्तर हो और हमारा हेल्थ सेक्टर हो, हमने सभी में एक सकारात्मक और पॉजिटिव बदलाव को पाया है। इस प्रकार यह भी एक प्रमुख पहलू है कि गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन शहर में व्याप्त अधिक जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, अपराध आदि के कारण दोनों के मध्य चयनात्मक द्वंद्व भी उत्पन्न हुआ है और इसी द्वंद्व में हम फंसे हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण विचार भी हो सकता है कि यदि शहर में इतनी समस्याएं हैं तो क्यों न गांव में ही ऐसी व्यवस्थाओं का समावेशन किया जाए जिससे कि हमारा जो शहरी पलायन भी रुक जाए और कृषि क्षेत्र को भी गतिशीलता प्राप्त हो जाए। जब गांव से शहर की ओर पलायन किया जाता है तो शहर और गांव दोनों स्तरों पर दोहरी समस्याएं उत्पन्न होती है। पहली समस्या ये है कि शहरी पलायन से वहाँ जनसांख्यिकी असंतुलन देखने को मिलता है। सो दोस्तों वहाँ पर जब गांव से शहर की ओर पलायन होता है तो वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो जाती है, जिससे उस क्षेत्र में क्षेत्रवाद की मानसिकता जन्म लेती है। सो दोस्तों हम देख सकते हैं कि जब यूपी बिहार वाले गुजरात या महाराष्ट्र की ओर जाते हैं रोजगार की तलाश में तो वहाँ किस तरह से उन्हें भेदभाव और अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्थानीय लोगों में रोजगार की असुरक्षा का, जो भी स्थानीय लोग हैं दोस्तों वहाँ पे जो रोजगार की असुरक्षा का भाव भी पैदा होता है। परिणाम के स्वरूप मुंबई में बिहार वासियों से दुर्व्यवहार की घटनाएं, तो मुंबई शहर में बिहार के जो लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो ग्रामीण अंचल में उत्पादकों यानी किसानों की कमी हो जाती है, क्योंकि जब एक पीढ़ी कृषि क्षेत्र से सेवा अथवा विनिर्माण क्षेत्र में जाएगी तो कृषि क्षेत्र में न्यूनता होने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों गांव के अंदर जो डेमोग्राफी है वो भी उस पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब अधिकांश लोग प्राथमिक सेक्टर को छोड़कर द्वितीय और तृतीयक सेक्टर में जाएंगे तो प्राथमिक सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम एग्री मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करते हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के कारण हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर ये जो डेमोग्राफिक नकारात्मक जो डेमोग्राफी का जो परिवर्तन आ रहा है उससे इसकी पूर्ति कर सकते हैं हम टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक अन्य रोचक तथ्य यह भी है कि गांव में जब व्यक्ति शहर जाने के विषय में सोचता है तो वह पुनः नैतिकता के द्वंद्व में फंस जाता है। एक तरफ उसका गांव जहां पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है एक तरफ उसका गांव जहां वह पीढ़ी दर पीढ़ी रहता है, उसका सम्मान, परिवार, आवास, रिश्तेदार, भूमि इत्यादि सब कुछ गांव में होता है, जिसे त्याग कर वह शहर की ओर जाता है।
सो दोस्तों, जब एक व्यक्ति शहर की ओर जाता है तो उसे क्या क्या करना पड़ता है कि उसका जो परिवार है, गांव है, आवास है, रिश्तेदार है, उसकी भूमि है, सब चीज़ का त्याग करना पड़ता है। और ये त्याग ही उसके द्वंद्व का कारण बन जाता है। वहीं उसे शहर में एकाकी जीवन, शहर क्या है दोस्तों, एकाकी जीवन। शहर में अधिकांश लोग क्या है, एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली अपनाना पसंद करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और साइड में जो मकान है, उस मकान में क्या हो रहा है, कौन पड़ोसी है, हमें पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। जबकि हम देखते हैं कि गाँवों के अंदर अधिकांश लोग सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। यदि किसी के यहाँ कोई समस्या भी हो जाती है तो मिलजुल कर उस समस्या का समाधान निकालते हैं और एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हैं। जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, शहर में क्या होता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। शहर के जीवन में प्रवेश किए हुए लोगों के जुबान से एकाकीपन की कहानियाँ भी लोग विचरण कर रही हैं। मतलब दोस्तों, अधिकांश जो शहर के लोग हैं हमेशा एकाकी जीवन जीने के कारण समस्याओं से ग्रसित हैं, जिन्हें एक अज्ञात कवि ने कुछ इस तरह से व्यक्त किया है कि सुना है तुम्हारे शहर में लोग मैयत को भी कंधा नहीं देते। सुना है कि तुम्हारे शहर में लोग कैयत मैयत को भी कंधा नहीं देते हैं। मतलब मैयत मतलब मृत्यु, आपकी जो डेड बॉडी है उसको भी कंधा नहीं देते हैं। हमारे गांव में तो सब छप्पर भी मिलाकर उठाते। छप्पर मतलब दोस्तों, जब घास फूस का जो घर बनता था उसके ऊपर छप्पर डाली जाती थी, तो उसके अंदर भी क्या होता था कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि छप्पर भारी होती थी और उसको बनाने और कसने पूरे घर के ऊपर बिछाने में ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती थी। इसलिए जब भी कोई घर बनाया जाता था, छप्पर ऊपर डाली जाती थी, तो बहुत सारे लोग उसमें सहयोग करते थे। तो ये गाँव की कहानी को बयां करता है कि किस तरह से शहर के लोग और गाँव के लोगों में और उनके जीवन और जीवन पद्धति में अंतर पाया जाता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की ओर देखते हुए वर्तमान में न जाने कितने ही लोग शहर गांव के द्वंद्व में फंसे हुए हैं। सो दोस्तों, इसमें हमने देखा कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन जो हम जीएस में पढ़ते हैं और इससे होने वाले प्रभाव को रेखांकित किया गया है, और इस रेखांकित करते हुए गांव और शहर के द्वंद्व जो हमारा टॉपिक है उसके साथ कैसे इंटरलिंक किया है। मतलब हमें हमारे जीएस 1, 2, 3, 4 हम जितना भी पढ़ते हैं उसको हमें हमारे निबंध के अंदर किस तरह से इंटरलिंक करना है, किस तरह से कनेक्टिंग द डॉट वाली मेथड को अपनाना है, किस तरह से हमें हमारे विषय जो टॉपिक है उसके ऊपर हमें भटकाव नहीं रखना है, और हमें जो भी लिखना है पूरा हमारे टॉपिक के इर्द गिर्द ही लिखना है। ये सब हमें हमारे इस तरह के जो टॉपिक्स पर हम जो वीडियो बना रहे हैं उसी से हमें सीखना है। भारत की स्थिति इस संबंध में चिंताजनक इसलिए है क्योंकि मशहूर ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी, तो मैकेंजी क्या है, एक कंसल्टेंसी फर्म है। उसने बोला है कि एक और जहां विकसित देशों में शहर से गांव की ओर पलायन हो रहा है, विकसित देशों में क्या हो रहा है, शहर से गांव की ओर पलायन हो रहा है। दोस्तों, बहुत कहानी उल्टी हो रही है कि विकसित देश जो डेवलप कंट्री है वहाँ के जो शहर के लोग क्या हो रहे हैं, गांव की ओर जा रहे हैं। वहीं भारत में आज भी गांव से शहर की ओर पलायन निरंतर जारी है, और भारत में क्या हो रहा है कि गांव के लोग शहर की ओर जा रहे हैं। इस संबंध में एक विचार यह भी हो सकता है कि लोगों को इस द्वंद्व से बाहर निकाला जाए। हालांकि ऐसा संभव भी है यदि स्मार्ट सिटी के स्थान पर स्मार्ट विलेज की जो संकल्पना है उसके ऊपर काम किया जाए। सो दोस्तों, हम स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं, लेकिन हमें स्मार्ट विलेज मिशन की ओर ध्यान देना होगा। और हमें इस संबंध में हमारे आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इस संबंध में नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से उन प्रमुख कारकों को चिन्हित कर तत्संबंधित योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके कारण लोग इस द्वंद्व में फंसते हैं। तो बात की जा रही है कि जिस कारण जो लोग हैं द्वंद्व में फंस रहे हैं उसके कारण हमें योजनाओं का निर्माण करना चाहिए। हमें ऐसे प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जिसके कारण जो शहर और गांव का द्वंद्व है उसका समाधान किया जा सके। इन्हें लागू करने के उपरांत ऐसी संभावनाएं भी की जा सकती है कि शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में समृद्धि के वातावरण का निर्माण हो सकता है। शहरी और गांव का द्वंद्व का हमारा जो शहरी और गांव का द्वंद्व है उसका समाधान भी संभव हो सकता है।
सो दोस्तों, हमने देखा कि जब भी निबंध का जो निष्कर्ष दिया जा रहा है वो हमेशा पॉजिटिव और अनुकरणीय निष्कर्ष दिया जा रहा है। मतलब ऐसे निष्कर्ष दिए जा रहे हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं और काम करने के बाद कुछ सकारात्मक रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस पूरे निबंध को हमने पढ़ा और देखा किस तरह से हमारे टॉपिक के साथ इंटरलिंकिंग किया गया है GS 1 2 3 4 के पूरे सिलेबस और उसके टॉप मटेरियल्स को। आई होप दोस्तों आपको इससे बहुत लाभ हुआ हो।